पैसा ये एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी घर में जनरली ओपनली डिस्कस नहीं किया जाता है, स्पेशली बच्चों के साथ। ये सबसे बड़ी गलती है पेरेंट्स करते हैं, क्योंकि पैसे से ही इकोनॉमी चलती है, ज़िंदगी आगे बढ़ती है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पैसा का डिस्कशन सबके साथ ओपनली नहीं करना चाहिए क्योंकि आपने भी अपने पेरेंट्स से यही सीखा है, तो मुबारक हो। इससे पता चलता है कि मैक्सिमम लोग फिनेंशियली इलिटरेट क्यों रह जाते हैं। हमारे पेरेंट्स गलत थे एंड उन गलतियों को सुधारने के लिए मैंने ये वीडियो लेकर आया हूँ, जहाँ मैं 10 ऐसे मनी लेसन्स आपको बताऊँगा जिसको आपको दोबारा जानने की ज़रूरत नहीं है। पहला लेसन जो हम लोगों को बताया जाता है कि ऑलवेज पे इन कैश। ये ऑलमोस्ट सही है। इससे सब लोग उतना ही खर्च करेंगे जितना वॉलेट में रहेगा, और जब पैसा हाथ से निकलता है तो लोगों को कंट्रोल खुद से हो जाता है। लेकिन आज की दुनिया में जहां आधे से ज़्यादा चीज़ें लोग ऑनलाइन खरीदते हैं, वहां कैश नहीं बल्कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई ये सब चलता है। उसी तरह से जब आम लोग बड़ी चीज़ें खरीदते हैं जैसे कार, बाइक या फिर किसी वेकेशन का प्लान करते हैं, तो उनके लिए कैश में पेमेंट करना एक सपना ही है। प्लस फुल कैश पेमेंट करना फाइनेंशियल पॉइंट से भी इसलिए गलत है क्योंकि आप लोन अमाउंट से ज़्यादा उस पैसे को इन्वेस्ट करके अर्न कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, मोर एडुकेशन इज इक्वल टू मोर मनी। ये रूल बूमर्स यानी कि जो 1964 के पहले बॉर्न किए लोगों के लिए सही था, लेकिन 21st सेंचुरी में ये बिल्कुल गलत है। बल्कि आज के ज़माने में मोर एडुकेशन इज इक्वल टू मोर डेट, ये इक्वेशन ज़्यादा सही होल्ड करता है। और आज के टाइम में हायर डिग्री से कुछ भी गारंटी नहीं कि आपको कोई भी जॉब मिलेगी या आपका कोई भी लोन चुका देगा। इससे ये समझना चाहिए कि फर्दर एजुकेशन को इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। क्या कॉस्ट एंड रिवॉर्ड रेशियो का सेंस बनता है? क्या रियल लाइफ के एक्सपीरियंस जो आपके फील्ड में है वो ज़्यादा वैल्यू देगी कंपेयर टू स्टडिंग? क्या नई स्किल सीखना अपने से पॉसिबल है फ्री रिसोर्सेज के थ्रू, या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट को उसके लिए पैसे देना ज़रूरी है सिर्फ एक कागज़ के पन्ने के लिए? थर्ड पॉइंट, क्रेडिट कार्ड्स आर बैड न्यूज़। ये किसी किसी के लिए हो सकता है, लेकिन ब्लैंकेट स्टेटमेंट देना बिल्कुल गलत है। अगर क्रेडिट कार्ड को सही से यूज़ किया जाए तो उससे बहुत पर्क्स हैं, बस ये रूल्स को फॉलो करनी चाहिए। पहला, बिल पेमेंट हमेशा फुल और पेमेंट टाइम फ्रेम के अंदर होना चाहिए। बेस्ट होगा अगर आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट्स ऑटोमेटेड फ्लो में डाल दें। यूज़ उतना ही करो जो आप क्रेडिट कार्ड ना रहने पे फुल पेमेंट कैश में कर सकते हो। इसके ये फ़ायदे हैं। पहला, आप एक्सपेंस करने के बाद ऑलमोस्ट 45 दिन के बाद पेमेंट करते हैं। उतने दिन तक आपका पैसा आपके पास एक्सेस में रहेगा, और इसके बाद भी आपको यूज़ करने के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे और कैशबैक भी। आपको ईएमआई ऑप्शंस भी मिलता है एंड जनरली ऑनलाइन शॉपिंग में आपको इंटरेस्ट फ्री ईएमआई मिलता है। इसके अलावा अगर आप क्रेडिट कार्ड से एयरलाइन टिकट्स बुक करते हैं तो आपको एडिशनल इंश्योरेंस कवरेज भी मिलता है। इसके लिए आप अपने क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स को देख सकते हैं। लास्ट पर्क है कि आपको फ्री लाउंज एक्सेस मिलेगा बोथ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स में। इतने सारे फायदे को क्यों छोड़ना जब सिर्फ 2 रूल्स फॉलो करना है। मैं पर्सनली 6-7 क्रेडिट कार्ड होल्ड करता हूँ, बट उन दोनों रूल्स को बिना एक्सेप्शन फॉलो करता हूँ। अगर आप भी डिसिप्लिन वे में फॉलो करेंगे तो क्रेडिट कार्ड यूज़ करना में कोई दिक्कत नहीं। चौथा पॉइंट, रेंटिंग इज़ बेसिकली बर्निंग मनी। लोग बोलते हैं कि रेंटिंग पैसा वेस्ट ऑफ मनी है। एक्चुअली रेंटिंग एंड बाइंग के अपने अपने फ़ायदे हैं एंड मैं नेक्स्ट वीक इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगा जहां मैं डिटेल में इसको डिस्कस करूंगा। अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बैक टू द पॉइंट, आज के टाइम में लोगों का ऑलमोस्ट सारा डिसीजन कैरियर को देखते हुए होता है। लोग अपने कैरियर में एवरेज 12 बार जॉब चेंज करते हैं, जो चाहे सेम सिटी में हो या दूसरे सिटी में और कभी कभी दूसरी कंट्रीज में। और अगर आप अपने कैरियर में अर्ली स्टेज में घर खरीदेंगे तो आपका अपना फ्रीडम रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ऊपर से आज के टाइम में घर खरीदना कितना महंगा हो गया ये सब लोग जानते। पांचवा पॉइंट, ऑलवेज हायर एन इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हायर करने के फ़ायदे हैं, लेकिन वो आज के टाइम में नेसेसरी नहीं रह गए हैं। पहले लोग फिनांस का डिस्कशन नहीं करते थे क्योंकि मैक्सिमम लोगों को मनी मैनेजमेंट आता ही नहीं था। लेकिन आज के टाइम में इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी के ज़माने में ये सब कुछ बदल गया है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप खुद हैं, क्योंकि आप इस तरह के फाइनेंशियल एंड
एजुकेशनल वीडियो अभी देख रहे हैं और यूट्यूब में इस तरह के ढेरों सारे नॉलेज फ्रीली अवेलेबल है। तो आज के टाइम में ऑनलाइन सीखकर आप अपना पैसा आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाया है, लेकिन इन्वेस्टिंग में फुल डिटेल वीडियो अभी तक नहीं शेयर किया है। इस ईयर के लास्ट मंथ में मैं वो पब्लिश करूँगा, जिसको देखने के बाद आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा और आपको उस नॉलेज को और एनहांस करने की बस ज़रूरत पड़ेगी और उस नॉलेज को यूज़ करके आप नेक्स्ट ईयर से अपना पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का अच्छे से बना सकते हैं। 6 पॉइंट, रियल एस्टेट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। किसी भी बड़े बुजुर्ग से पूछो तो वो बोलेंगे कि बस रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो, क्योंकि उनका पैसा 10 गुना ऐसे ही हो गया था। एक टाइम था जब आप वैसे इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते थे, बट अब वो टाइम नहीं रहा। ओवर इन्फ्लेशन रियल एस्टेट में होने की वजह से रेंट का यील्ड काफ़ी कम है, जिससे जनरल पॉपुलेशन के लिए रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना एक लॉस मेकिंग एसेट बन जाता है। बट अगर सही से प्लान किया जाए तो अभी भी उसमें आपको फ़ायदे हैं। आप अपने पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट रख सकते हैं, लेकिन इसको बेस्ट एसेट बोलना गलत होगा। 7th पॉइंट, ऑलवेज पे योर होम लोन एज सुन एज पॉसिबल। अब आपने सब कुछ जानते हुए भी अपना घर खरीद लिया होम लोन के थ्रू, तो ये एडवाइस आपके लिए है। जो बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि होम लोन जितना जल्दी हो सके चुका दो। यूजुअली लोग थोड़े दिन बाद अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेचकर लोन क्लियर कर देते हैं, ताकि या फिर अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बदल देते हैं जिससे वो अपना लोन जल्दी जल्दी चुका सकें। इससे 2 फाइनेंशियल मिस्टेक लोग करते हैं। पहला, आपका लोन का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है जिससे बैंक आपका मैक्सिमम इंटरेस्ट पेमेंट हाफ टर्म तक ले चुका रहता है। मान लीजिए आपका होम लोन 20 साल का है आप 10 या 15 साल में प्री क्लोज कर देंगे, तो टोटल अमाउंट जो आप 20 साल के बाद देते हैं और 15 साल में दे रहे हैं उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होगा। दूसरा, यूजुअली होम लोन का इंटरेस्ट रेट 8 से 10% रहता है, लेकिन अगर आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट करें तो सेम अमाउंट पे आप 12 से 15% का गेन आराम से कर सकते हैं। तो लोन अमाउंट क्लियर करने से अच्छा है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को और बेटर करें एंड और बड़ा करें। 8वां पॉइंट, डोंट इन्वेस्ट अंटिल यू आर डेट फ्री। ये पूरे लिस्ट का वो ब्लंडर एडवाइस है जो लोग यूजुअली फॉलो करते हैं। जब आप अपना जॉब इनिशियली स्टार्ट करते हैं तो आपके पास या तो एजुकेशनल लोन होता है या फिर आपका मंथली अर्निंग काफ़ी कम रहता है, लेकिन लोग ये नहीं समझते कि कंपाउंड इंटरेस्ट काम कैसे करता है। स्मॉल अमाउंट इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होगा, इट इज़ ऑलवेज बेटर देन लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आप शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में करेंगे। ये आप इस इमेज के थ्रू देखकर समझ सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट शुरू में करना चाहिए, लेकिन जितनी जल्दी हो सके उतना स्टार्ट करना उतना बेटर होता है। बस उसके लिए थोड़ा सा बजटिंग और प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। सिंपल रूल फॉलो कीजिए। सैलरी आते ही 10% एटलीस्ट पहले इन्वेस्टमेंट के लिए रख दीजिए एंड उसके बाद अपना सारा खर्चा एंड प्लानिंग करें। 2-4 महीने आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो धीरे धीरे खुद ब खुद एडजस्ट हो जाता है एंड ये ऑलमोस्ट सभी लोग कर सकते हैं। कुछ लोगों के साथ थोड़ी एक्सेप्शन होती है उनके पर्सनल रीजंस की वजह से। 9वां पॉइंट, सेट एंड फॉरगेट रिटायरमेंट प्लान्स। आज के टाइम में कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं रह गया जिसको आप करो और भूल जाओ, स्पेशली रिटायरमेंट प्लान। हमारे पेरेंट्स के टाइम में पेंशन एंड रिटायरमेंट फंड्स काफ़ी होते थे, लेकिन नेक्स्ट 20-30 ईयर्स में ये सिनेरियो वैलिड नहीं रहेगा। सो रिटायरमेंट प्लान सबसे पहले करनी चाहिए एंड गवर्नमेंट स्कीम्स के भरोसे तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। खास करके आपका PPF, PF या NPS स्कीम एंड स्पेशली LIC या किसी और इन्वेस्टमेंट फर्म का यूलिप बेस्ड रिटायरमेंट स्कीम, क्योंकि रिटर्न्स जो आपको मिलेगा वो आज के डेट में आपको बहुत बड़ा अमाउंट लगेगा, लेकिन अगर आप सेम अमाउंट को इन्फ्लेशन के थ्रू नेक्स्ट 25 या 30 ईयर्स के बाद जो आपको मिलेगा वो आपको मुश्किल से आपके मंथली एक्सपेंडिचर के लिए काफ़ी होगा। पॉइंट नंबर 10, यू रिटायर एट 60 और 65। यूएस में लोग 65 ईयर्स में रिटायर करते हैं एंड वो रूल 1935 में बनाया गया था जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 ईयर्स हुआ करता था। एंड इंडिया में लोग अब भी 60 या 65 ईयर्स में रिटायर करते हैं एंड ये रूल तब डिसाइड हुआ था जब लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 ईयर्स से भी कम था। बट आज लोग 60-65 में रिटायर तो कर जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनका लाइफ अगले 15-20 साल का पेंडिंग रहता है एंड
अपने फंड्स के प्लानिंग में वो उतना लंबा ड्यूरेशन का नहीं सोच पाते कि किस तरह के खर्चे आएंगे या किस तरह से उनका इनकम घटेगा। अगर अच्छे से प्लानिंग किया जाए तो लोग 30-35 ईयर्स में भी रिटायर कर जाते हैं एंड कुछ लोग 70-80 ईयर्स तक काम करते रह जाते हैं, या फिर उनका डिपेंडेंसी गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन होगा कि फाइनेंशियली लिटरेट होकर बेटर इन्वेस्टमेंट के साथ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव किया जाए, ना कि अपने 60th या 65th बर्थडे का वेट किया जाए। रिटायरमेंट अपने हिसाब से लेने के लिए खुद को एनेबल करें और गवर्नमेंट फंड्स के भरोसे ना रहें। तो ये तो रहा आज का वीडियो। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको और कौन कौन से वियर्ड फाइनेंशियल एडवाइस मिलते हैं जिसका कोई सेंस आज के सिनेरियो में नहीं बनता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें एंड अपना फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाने के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।